नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपना एक एक सेकंड का समय अपने एग्जाम की तैयारी में लगा रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न जो कि एसएससी जीडी एग्जाम 6/12/2021 शिफ्ट 2 से लिए गए हैं। एक बच्चा कमेंट करके पूछा था कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं ये केवल एसएससी में ही आएगा? नहीं भाई, ये सभी एग्जाम्स के लिए, मैं जिसमें जीके जीएस एक सब्जेक्ट ग्रुप में आता है, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आप ये ना समझें केवल ये एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ही उपयोगी है, सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपनी क्लास का पहला प्रश्न है, पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, में स्थापित किया गया। तो किस में स्थापित किया? 1911 में स्थापित किया गया। और ये कौन सा था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि पहला बैंक कौन, वाणिज्यिक बैंक कौन था जिस पर पूर्ण स्वामित्व भारतीय प्रबंधन के हाथों में था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कब इसकी स्थापना हुई? 1911 में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी हैं? तो देवी अम्बा भवाई। भवाई नृत्य या नाटक जो कि कहाँ पे होता है? मुख्य रूप से गुजरात में, गुजरात में होता है। उसकी अधिष्ठात्री देवी हैं भवाई। मीन्स क्या होता है? भव धन आई। भवाई मीन्स भव धन आई। भव मीन्स क्या होता है? ब्रह्मांड। और आई मीन्स क्या होता? माँ। मीन्स ब्रह्मांड की माँ। इसका मतलब क्या होता है भवाई का? ब्रह्मांड की माँ। मीन्स देवी अम्बा जो है किस नाटक की अधिष्ठात्री देवी है? तो भवाई की। भवाई कहाँ का प्रसिद्ध नाटक या नृत्य है? तो गुजरात का है। तो आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा भी पूछता है भवाई कहाँ का नृत्य है? तो गुजरात का है। तो आपको याद रखना है। चलो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है ये, इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? तो उत्पादक और उपभोक्ता कौन है भू संसाधनों के? कौन है? मानव है भाई। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको अपने उत्तर को पहले गैस करना है, और यदि आपको गैस करने में समय लगे तो वीडियो को पुश करें और अपने उत्तर को गैस करें, मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलाएं, और फिर अंत में कमेंट में यही बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए थे। दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट जो किए जाते हैं उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं उतनी और अधिक मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है अपना, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि चंपानेर पावागढ़ जो है ये यूनेस्को साइड है। कौन सी साइड है? 2004 में इसको यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया था। तो चंपानेर कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में पड़ता है। तो चंपानेर पावागढ़ क्या है? गुजरात में है, और इसको यूनेस्को की साइड में शामिल किया गया है। तो जो भी यूनेस्को साइड है दोस्तों उनको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा खेल कैंपे कैप गोल्ड कप से संबंधित है? कैंपे कैप गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। आंसर सी सही हो जाएगा अपना। और इसके अलावा कौन सा? रोबर्स कप। रोबर्स कप और संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। और बास्केटबॉल से संबंधित कौन सी है? नेहरू कप और फेडरेशन कप। फेडरेशन कप। तो ये आपको याद रखना। नेहरू और फेडरेशन कप किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। और संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? रोबर्ट्स कप किससे संबंधित है? कैप कौन के कैप गोल्ड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो ये आपको याद रखना है। आपको कमेंट बताना है आगा कप कप, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका के लिए प्रश्न रहेगा। प्रयाग प्रशस्ति ब्लैंक लिस्ट में संकलित की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये गुप्त शासक समुद्रगुप्त
समुद्रगुप्त का क्या है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति किसका स्तंभ लेख है? तो समुद्रगुप्त का है। इसका लेखक कौन था? तो हरिसेन था। हरिसेन, या कहीं कहीं हरिसेन भी मिलता है, हरिसेन था। और कहाँ पे स्थित है? तो प्रयागराज में है। और इसकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या रखना है। प्रयाग प्रशस्ति किसका स्तंभ लेख है? समुद्रगुप्त का है। इसका लेखक कौन था? हरिसेन या हरिसेन। ये किस भाषा में संकलित की गई? तो संस्कृत में की गई। तो आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्न में से किस राज्य में? तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित है। और किस पर्वतमाला का ये भाग है, ये आपको कमेंट में बताना है। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और ब्लैंक प्लेस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच में हुई थी। चंदावर की लड़ाई किस किसके मध्य हुई थी? जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुई थी। और जयचंद किस वंश का राजा था? तो गढ़वाल वंश का राजा था। किसका? गढ़वाल या गढ़वाल वंश का राजा था। तो ये आपको याद रखना। आप जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जयचंद जी ने पृथ्वीराज चौहान के साथ जो मोहम्मद गोरी का तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज का सहयोग न करके मोहम्मद गोरी का सहयोग किया था। तो इन्हीं के साथ भी वही हुआ। जब जयचंद पर हमला हुआ तो जयचंद का भी सहयोग किसी ने नहीं किया, और मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में, ये कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। कभी कभी यही पूछा था चंदावा के युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी जयचंद के मध्य हुआ था। और जयचंद किस वंश का था? तो गढ़वाल वंश का था। तो इनका भी किसी ने सहयोग नहीं किया, और ये मोहम्मद गोरी ने इनको भी हरा दिया। तो आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। चलिए अपना अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाता है? तो ये आपको बताना है। तो 7 सितंबर को। कब? 7 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस किसके लिए? नीले आसमान के लिए। तो आपको याद रखना कब होता है ये? 7 सितंबर को। अगला प्रश्न है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन ब्लैंक प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है? आचार संहिता। क्या कहलाता है? आचार संहिता। लोग कहते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया या मत करो, तो क्या जो दिशा निर्देशों का संकलन क्या होता है? उसे आचार संहिता कहते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है, इंद्र नेवी नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारतीय नौसेना और ब्लैंक प्लेस नौसेना के मध्य में होता है। तो इंद्र नेवी किन किन नौसेना के मध्य होता है? भारतीय और रूसी नौसेना के मध्य में होता है। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था? तो किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था। और वो क्यों किया था? क्योंकि वो भारत से पाकिस्तान का विभाजन के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रासायनिक अपक्रिया में ब्लैंक प्लेस जल के साथ तीव्रता से अपक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है और भारी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मिस किस किस के मध्य में अपक्रिया होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है? किसके साथ? जल के साथ। कौन अपक्रिया करता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पेरोक्साइड। तो कौन करता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्या करता है? CaO। तो आपको याद रखना, जल और CaO में कैल्शियम ऑक्साइड की जब क्रिया होती है तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। चलिए आपकी क्लास का अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो माइकल फेल्प्स
किस खेल से संबंधित है, तो वो तैराकी से संबंधित हैं। ये किस देश से संबंधित है, तो ये यूएसए मीन्स अमेरिका से हैं। और ये ओलंपिक में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल इन्होंने प्राप्त किए हैं, सबसे अधिक मेडल प्राप्त किए हैं इन्होंने। तो आपको क्या रखना, माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित, तो तैराकी से हैं। पूछा जाए किस देश से हैं, तो यूएसए से हैं मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हैं। ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल किसको मिले, तो माइकल फेल्प्स को मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। तो आपको जनगणना जरूर पढ़ लेनी है। जनगणना से अक्सर एक नए क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम्स में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जनगणना किसका है, सबसे अधिक जनगणना किसका है, बिहार का है, कितना है। और उसके बाद किसका है, वेस्ट बंगाल का है। फिर किसका है, केरल का है। फिर किसका है, यूपी का। तो बिहार का कितना है, 1106 है। वेस्ट बंगाल कितना है, 1028 है। केरल का कितना है, 860 है। और यूपी का कितना है, 829 है। तो मीन्स इनमें 800 से ऊपर वाला कौन सा है, केरल। इसमें बिहार है नहीं, वेस्ट बंगाल है नहीं, यूपी है नहीं, तो क्या देख रहा है, केरल। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा केरल। तो आपको याद रखना है, जनगणना से एक नया क्वेश्चन आया था, तो जनगणना आपको जरूर पढ़ के जानी है। लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है। तो ये इसमें आप 5 स्टार क्या 10 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसका आंसर होगा 250। लेकिन जब ये शुरू की गई थी तब इसमें कितना था, 1000 था। शुरुआत में कितना था, 1000 था मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होता है, 1.5 लाख। मतलब एक वर्ष में आप मिनिमम जब शुरू किया गया था तो आप 1000 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इसमें जमा कर सकते थे, जो कि आपका इनकम टैक्स से रिबेट था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या बनता है इसमें। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पानीपत हरियाणा से हुई थी। पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री जी ने की थी। और ये भी प्रश्न आता है कब किया था, तो 22 जनवरी 2015 को किया था। और ये खाता परपग क्या होता है, पूर्ण का वो होता है, रुपए कब निकाले जा सकते हैं, तो 21 वर्ष की जब पूरी आयु पूरी हो जाएगी कन्या की तभी निकाले जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो पानीपत हरियाणा से की गई। किसने की, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने की। कब की, 22 जनवरी 2015 को की। इसमें न्यूनतम पहले का जब शुरुआत की था तो 1000 रुपये एक वर्ष में जमा कर सकते थे, अधिकतम 1.5 लाख। तो अधिकतम तो अभी भी 1.5 लाख है, लेकिन न्यूनतम अब 250 रुपये आप एक वर्ष में जमा कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अपना दोस्तों। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरुआत कब किया था, 1986 में किया था। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अब इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण या पहला आक्रमण किसने किया था, तो 712 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमण पहला हुआ था। और वो मुस्लिम कहाँ के थे, तो अरबी थे। क्वेश्चन ये भी आता है कौन थे, तो अरबी थे। कब हुआ था, 712 में हुआ था। किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तीनों प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। वीवीपैट क्या होता है दोस्तों, वोटर तो वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वोटर
वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो टी का अभिप्राय क्या होगा? ट्रेल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आपको याद रखना, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, टी से क्या होगा? ट्रेल हो जाएगा। तो आपको दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको आप एक एक प्रश्न को आपको याद रखना है आपके एग्जाम के लिए। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि आपको लगे कि मेरे द्वारा दिया कंटेंट आपका किसी भी प्रकार से मदद कर सकता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इन सब की PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल रोजगार विद कपिल को आप ज्वाइन करें। वहाँ पे मेरे द्वारा जो भी टेस्ट लिए जा रहे हैं सबकी PDF सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ से लेकर या डाउनलोड कर कर इससे आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इसके अलावा किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं।